हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के सुपरहिट 50 प्रश्न करने वाले हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 7 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप संविदा की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 2 की, वर्ग 3 की, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पर्यावरण ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट की तैयारी, हर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है? वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बॉटनिकल गार्डन या बायोस्फीयर रिजर्व। जहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, वो इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है? तो वो है जैव मंडल, जो आरक्षक क्षेत्र होते हैं या जिनको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो हमारे भारत में करीब 500 प्लस वन्यजीव अभयारण्य हैं, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 25 प्लस वन्यजीव अभयारण्य, और राष्ट्रीय उद्यान की भारत में बात करें तो 106 प्लस राष्ट्रीय उद्यान भारत में है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या हो जाएगी? बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? नीलगिरी, बबूल, नीम या अमलतास। तो यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है, जिसको नीलगिरी बोलते हैं, इसको पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव अधिकतर किसके कारण होता है? ओजोन परत, वातावरण में नमी, इंफ्रारेड या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे ग्रीन हाउस प्रभाव का भी प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की स्थिति हो जाती है। अगला है, किसने एजेंडा 21 को अपनाया? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सतत विकास पर शिखर सम्मेलन या पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ। इसी में ही एजेंडा 21 को अपनाया गया, जो पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर अपनाया गया था। इसमें 21 एजेंडा तय किए गए थे। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, मीथेन। देखो, नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नाइट्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, इसका नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। सतत विकास के दृष्टिकोण से भारत में बिजली पैदा करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? परमाणु ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल और गैस या जल विद्युत। तो जल विद्युत भारत में बिजली पैदा करने का सबसे अच्छा स्रोत है। जल विद्युत जो है इनमें से सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि ये सभी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा हुआ, कोयला हुआ, खनिज। जबकि जल विद्युत जो है वो नवीनीकरण स्रोत या अपरंपरागत स्रोत है, और जो अच्छा स्रोत, क्योंकि जल उपलब्ध हो जाता है, लेकिन परमाणु, कोयला, खनिज तेल ये जो सदियों में बनते हैं, इनका निर्माण होता है, इनके खत्म होने के बाद फिर इनके दोबारा बनने के लिए आसार बहुत ज़्यादा कम होते हैं या बहुत समय लग जाता है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के लिए उत्तरदायी। जीवाश्म जब हम उपयोग करते हैं, जीवाश्म मतलब होता है जब जीवों को अश्म बनाई जाती है, मतलब जीवों को जब जलाया जाता है तो उनकी जो राख बनती है। जब कोई भी चीज़ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पन्न होगी, तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो रामसर जो कन्वेंशन है वो आर्द्र भूमि या गीली भूमि के संरक्षण से संबंधित है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है। भारत में या विश्व में जितने भी आर्द्र स्थल हैं उनको आर्द्र भूमि कहा जाता है। उनके संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन बनाया जाता है, कन्वेंशन किया जाता है हर साल। वर्तमान में जो रामसर साइट हैं वो टोटल 80 साइट हैं वर्तमान में रामसर की, जो कि रामसर स्थल के रूप में घोषित हुए हैं। तो रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? आर्द्र भूमि या गीली भूमि के संरक्षण से संबंधित है। जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय वन में, रेगिस्तान और सवाना में, तापमान पर्णपाती में या उष्णकटिबंधीय नम वन में। तो जानवरों और पौधों की प्रजातियों की जो सबसे बड़ी विविधता, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज़्यादा जंतु पाए जाते हैं, वो होता है भूमध्य रेखीय वन। जो भूमध्य रेखा होती है उसके जो दोनों तरफ जो वन पाए जाते हैं उसको भूमध्य रेखीय वन कहते हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है।
अगला है खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो सौर ऊर्जा ही होती है, जो उपयोग की जाती है, पौधे उपयोग करते हैं, वो सौर ऊर्जा उपयोग करते हैं। कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं सौर ऊर्जा का पौधे? तो 1% उपयोग करते हैं। खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा को कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है 1%। कितना किया जाता है? 1%। खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा 1% होती है। अगला क्वेश्चन है दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो अलग संक्रमणकालीन क्षेत्र का मतलब ये पारिस्थितिक तंत्र और ये पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिल गया है, तो ये जो बीच का क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको इकोटोन बोलेंगे। दो अलग अलग समुदाय के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या कहलाएगा? इकोटोन कहलाएगा। अगला है कौन सा भारत में एक लुप्त प्राय पक्षी नहीं है? बन उल्लू, मल्लार्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सफ़ेद पेट वाला बगुला। तो जो बन उल्लू हुआ या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हुआ या सफ़ेद पेट वाला बगुला, ये सभी लुप्त प्राय हैं जो बहुत समय से देखे नहीं गए हैं या बहुत कम संख्या में जो अपने को पृथ्वी के अनुकूलित नहीं कर पा रहे हैं, धरती के रहने के अनुकूलित, तो वो लुप्त प्राय जनजातियों में आते हैं। इसमें से मल्लार्ड अकेले नहीं है, बाकी सब ये जो है लुप्त प्राय। इकोटोन वो होता है जब दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र बीच में जिस स्थान पर मिलते हैं उसको हम इकोटोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मूलतः किससे संबंधित था? किसके विरोध में था? वनों की कटाई के विरोध में था चिपको आंदोलन। फ्रेंड कमेंट करके बताइए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत ही सरल है ये, आप लोग सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा फ्रेंड जिन्होंने हमारे प्रीलिम्स के टेस्ट लिया होगा, टेस्ट सीरीज़ ली होगी, हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे, तो उनको एक ग्रुप मिला होगा, उस ग्रुप में हम इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। जितने भी मेरे वीडियोज़ रहते हैं उनकी PDF चाहे करंट के हो मैं वहीं प्रोवाइड करा देती हूँ। बहुत ही शानदार ये जो फैक्ट रहते हैं और बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट PDF जो रहती हैं वो तुरंत आपको वीडियो की PDF मिल जाती है, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। हर यूनिट के 1000+ MCQ, मतलब आप हर यूनिट की अब प्रैक्टिस यूनिट्स एक साथ यूनिट वाइज कर सकते हैं। ये आपके घर पे भी आ सकते हैं, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है जो PDF में मिलेगी, और इसकी हार्ड कॉपी 1399 प्लस इसमें 90 रुपये कोरियर चार्ज है उसकी है, तो आप ये भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप परचेज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। बहुत ही इनको आप टेस्ट के तौर पे लगा सकते हैं। हर पेज जैसे कोई टेस्ट पे इस पेज पे जैसे टेस्ट है तो इसके नीचे उस पेज के नीचे उस एक पेज पे जैसे 15 क्वेश्चन है तो नीचे 15 क्वेश्चन के आंसर दिए रहेंगे। इसके साथ हम ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं। इसके अलावा ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स का पूरा संपूर्ण पैकेज है। ये थ्योरी नोट्स हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इनको तैयार किए गए। थ्योरी जैसे कि नीचे आपको MCQ वाला सेट मैंने आपको बताया, ये पूरा थ्योरी है। ये हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित यूनिट वाइज इनको तैयार किया गया है। जो MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स है उसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलेंगी, और जो MPPSC प्रीलिम्स का जो टेस्ट है उसमें आपको 2 PDF मिलेंगी। मतलब जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 2, या आप हार्ड मंगाएंगे तो 2 बुकलेट मिलेंगी, और जो नोट्स रहेंगे उसमें 10 बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा मेंस का भी हमारा पेपर 4 बिल्कुल तैयार हो गया है, पेपर 4 रेडी हो गया है, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से उसको बनाया गया है। हर यूनिट का संपूर्ण टॉपिक उसमें कवर है, बहुत ईजी लैंग्वेज में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद के खिलाफ आंदोलन, नशीली पदार्थों के खिलाफ आंदोलन या पर्यावरण संरक्षण। तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार दिया जाता है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, UNDP द्वारा दिया जाता है, और ये 1987 से दिया जा रहा है। ये भी याद रखना किसके लिए दिया जा रहा है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता की हानि किसके कारण होती है? वनों के विनाश के कारण। बिल्कुल सही है। पर्यावरण प्रदूषण, जैव जीवों के प्राकृतिक चारे का निवास, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी कारण से पारिस्थितिक तंत्र की हानि होती है। इनमें से कौन है जिसको स्थिर समूह कहा जाता है किसी पारितंत्र में? तो किसी पारितंत्र में जो स्थिर समूह होता है वो इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता बनाए रखने में सहायक नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र विविधता,
होम्योस्टेटिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, जटिलता या पारिस्थितिक तंत्र एक रूपता। इनमें से कौन है जो पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने में सहायक नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र एक रूपता। एक जैसा अगर होगा तो वो कोई विविधता नहीं बनाएगा, तो ये आवश्यक नहीं है स्थिरता बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक, तांबा या निकल? सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक है, जिंक भी जल प्रदूषक है, निकल भी जल प्रदूषक है, तांबा जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। कॉपर जिसको बोला जाता है, ये इसकी कम मात्रा है, अगर लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो ये कुछ मात्रा में जल को प्रदूषित कर सकता है, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत मात्रा जल प्रदूषित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। किस मतलब अम्लीय वर्षा जो वायु प्रदूषण के कारण होती है, उसमें अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिसके कारण वायु प्रदूषित होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के इसमें कण मिले हुए होते हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ का काम करता है? तो वियोजक जो होता है वो जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उन जीवों को दर्शाता है जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं? उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स या परजीवी। इसको हेटेरोट्रॉप्स या परजीवी बोलते हैं, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260190944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके हाय लिखकर अपना नंबर सेव करवा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो MPPSC GK विद आकांक्षा के नाम से है। इसके अलावा मेंस बाय आकांक्षा के नाम से भी एक चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। और इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत प्रतिबंधित करती है किसको? ओजोन परत किसको प्रतिबंधित करती है? परावैंगनी विकिरण, एक्सरे और गामा किरण, इंफ्रारेड विकिरण या दृश्यमान प्रकाश? तो ओजोन परत जो होती है वो परावैंगनी विकिरण को प्रतिबंधित करती है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक प्रणाली किसको बोलते हैं? हरे पौधों को उत्पादक प्रणाली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? आर्कटिक वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब सबसे ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगेंगे, तो वो ज़्यादा विविधता पाई जाती है उसमें। अगला है, किसे दुनिया के फेफड़े के रूप में नामांकित किया जाता है? तो जो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन होते हैं उनको दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। इसमें अमेजन के जो वन आते हैं दक्षिण अमेरिका के, वो इसमें आते हैं, अमेजन के वन। और ये जो फेफड़े इसलिए बोला जाता है कि दुनिया को जो 20% ऑक्सीजन मिलती है वो इन्हीं अमेजनों के वनों से ही मिलती है। अमेजन के वनों से ही इनको ये 20% ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए इसको दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्सर्जन के कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। अगला है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होगा, उसका जो कहाँ पे बनाया जा सकता है? एक्वेरियम में बनाया जा सकता है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा भूवैज्ञानिक चक्र का एक हिस्सा है इनमें जो भूवैज्ञानिक चक्र बनाता है वो है जल विज्ञान चक्र। अगला है, कौन सी ऊर्जा बायोमास ऊर्जा में सबसे अधिक उपयोगी है? सौर ऊर्जा बायोमास में सबसे अधिक उपयोगी है। पारिस्थितिक शब्द 1866 में किसके द्वारा गढ़ा गया था? अर्नस्ट हैकल ने पारिस्थितिक शब्द दिया था, और कब दिया था? 1866 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ओजोन निर्माण से संबंधित है जो ओजोन निर्माण की प्रक्रिया करता है? तो वो है फोटोकेमिकल प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण या फोटोकेमिकल प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो कौन ओजोन निर्माण में उपयोगी है? फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं वो ओजोन निर्माण में उपयोगी है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 ओजोन का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जल चक्र में। किस में निभाता है? जल चक्र में सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अगला है ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है उसके लेखक कौन है, ग्रीन डेवलपमेंट बुक के, तो इसके हैं डब्ल्यू एडम्स। डब्ल्यू एडम्स या WM एडम्स भी आप बोल सकते हो। जो ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं कौन है, डब्ल्यू एडम्स। अगला है लाइकेन सबसे अच्छा संकेतक किसका है, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, तो इसका आंसर हो वायु प्रदूषण। लाइकेन क्या होते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर वातावरण में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ना, तो लाइकेन पे एक सफ़ेद से कलर का एक उस पर धब्बे लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सूचना देते हैं वायु प्रदूषण का। तो लाइकेन सबसे अच्छा किसका स्रोत है, वायु प्रदूषण का। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रतिपादन टेंसले द्वारा किया गया है। किसने दिया पारिस्थितिक शब्द, टेंसले ने दिया। अगला है एशिया में मैंग्रोव वन बड़े पैमाने पर केंद्रित हैं, कहाँ पर हैं बड़े पैमाने पर केंद्रित, तो वो हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है एशिया में मैंग्रोव वन बड़े पैमाने पर केंद्रित है, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के जैविक घटक में इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो सूक्ष्म जीव प्रणाली शामिल है, संयंत्र प्रणाली शामिल है, पशु प्रणाली शामिल है, मृदा प्रणाली जो है वो जैविक घटकों में शामिल नहीं है। अगला है किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े खेलों की भूमि कहा जाता है, बड़े खेलों की भूमि सवाना को कहा जाता है। बड़े खेलों की भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सबसे बड़े बड़े जो वृक्ष काट लिए जाते हैं यहाँ पर, यहीं पर सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, एकदम क्लियर भूमि हो जाती है, सफाया कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको बड़े खेलों की भूमि कहते हैं। एक बड़े खेलों की भूमि कहते हैं इसको, एक और कुछ बोलते हैं, जो सवाना है, सवाना को बड़े खेलों की भूमि बोला जाता है। तो ये तो याद रखना कि सवाना को क्या बोला जाता है, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मात्रा में शिकार होता है, इसलिए इसको शिकार भूमि भी बोलते हैं, और बड़े खेलों की भूमि भी बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय और सफारी की भूमि, सॉरी मुझे याद आ गया, सफारी भूमि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बड़े खेलों की भूमि को सफारी भूमि भी बोलते हैं या सवाना की भूमि भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, जिसको नीरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नीरी। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।